So good morning, 7th class. How are you all? I hope that you all are fit and fine and enjoying my videos. Today I'm starting the next chapter from history, and the name of the chapter is 18th century political formation. So here you can see one of the map is there. This map is also include in your syllabus. ये map जो है वो आपके syllabus में include, आप map देख सकते हो. So let me start the video, and in this video you will see कि how Mughal Empire गॉट इन टू डाउनफॉल. आप देखोगे कि किस तरह से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मुगल एम्पायर का जो है वो पतन हुआ. व्हाट वर द मेन रीज़न वाई अ पावरफुल एम्पायर मुगल एम्पायर got declined, what were its main causes of its declination, and all these things we will read in this chapter. So let's start the chapter. So if you look at map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of number of the independent kingdoms. So you can see here some of the independent kingdom. Earlier these all kingdoms were under the control of Mughals, but slowly these were free from the hands of free from the control of Mughal Empire, and the ruler of these areas particular, they made themselves free. एंड मतलब यहाँ जो रूलर जो राज कर रहे थे उन्होंने मुग़लों से कह सकते हो कि आप एक तरह से बगावत की, और उन्होंने अपने एम्पायर को जो था वो मुग़ल एम्पायर से जो था वो बिल्कुल अलग कर लिया, और वो यहाँ के परमानेंट रूलर बन गए. सो लेट्स सी. One more map is there. Here you can see. By the 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed major chunk of territory in eastern India. कहता भी अगर आप देखें तो 1765 में अगर नोटिस करें तो अनदर पावर, एक और पावर जो ब्रिटिशर है, उसने बड़ी आसानी से जो है वो ईस्टर्न इंडिया में कुछ एरियाज़ को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था. What these maps tells us that political condition in 18th century India change quite dramatically. तो कहते हैं भी आप देखेंगे कि किस तरह से 18th सेंचुरी की जो कंडीशन थी वो किस तरह से ड्रामेटिकली जो है वो धीरे धीरे चेंज होती रही. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स. देखेंगे कि किस तरह से कुछ नए पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे उभर कर सामने आए इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, roughly from 1707 when the Aurangzeb got died. Please underline this. यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century में जब 1707 के अंदर औरंगजेब की डेथ हुई, एंड टिल द बैटल ऑफ द पानीपत ऑफ 1761. और बैटल जो पानीपत जो था वो 1761 की हम लोग बात 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था तब तक की हम लोग यहाँ बात करेंगे. सो द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. कहता है आप देखेंगे कि किस तरह से एम्पायर में क्राइसिस हुए और बाद में एंड द लेटर मुगल्स, और मुगल्स लोग भी जो किस तरह से उन्होंने प्रॉब्लम फेस की. लेट्स सी इन दिस चैप्टर. कहता है इन द चैप्टर 4 यू सा हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस. मतलब चैप्टर 4 में हमने देखा कि किस तरह से बाबर ने जो था वो इब्राहिम लोदी को हराया और एक मुग़ल एम्पायर की नींव रखी एंड स्टार्टेड, और एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर की जो है आप कह सकते हो कि मुग़ल एम्पायर की नींव जो थी वो भारत में रख दी थी, और उनके आने वाले जो सक्सेसर थे उन्होंने भी उसी तरह से उस एम्पायर को कंसोलिडेट किया. तो हमने ये सारा पिछले चैप्टर नंबर 4 में सारा इसकी हम लोग जो है वो स्टडी कर चुके हैं. दीज वर काज बाई अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. कहते हैं इसके बहुत सारे फैक्टर्स थे. एम्परर औरंगजेब हैज़ depleted the military and financial resources of his empire by the fighting a long war in the Deccan. मतलब अगर हम देखें तो औरंगजेब ने एक लंबा युद्ध जो है वो डेक्कन में किया है, जो दक्षिण भारत में बहुत टाइम तक उन्होंने युद्ध किया, जिसकी वजह से वहाँ मिलिट्री के रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मुगल एम्पायर जो था वो काफ़ी वीक हो गया था. अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन. कहते हैं उनके टाइम में जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी बड़ा वीक हो गया था, एंड इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर द मुगल एम्परर टू कीप ए चेक ऑन द पावरफुल मनसबदार. और इसी तरह से जो मुगल एम्परर थे वो अपने मनसबदार को जो था वो अच्छे से चेक भी नहीं कर पा रहे थे. नोबल्स अपॉइंटेड एज
गवर्नर, जो नोबल्स थे वो एज अ गवर्नर अपॉइंटेड किए जाते थे, सूबेदार जो हमने इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ऑफन कंट्रोल दीज ऑफिसेज, उनको ये ऑफिसेज जो थे वो कंट्रोल करने दिए जाते थे, किसी को रिवेन्यू के लिए, मिलिट्री के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दीवानी और फौजदारी, मतलब इस तरह से जो था वो जो गवर्नर्स होते थे, सूबेदार होते थे, उनको अलग अलग एरियाज दिए जाते थे, ऑफिसेज दिए जाते थे, ताकि वो वहाँ पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। और दे मस्ट बी एंड दीज वर ऑफर टू ओनली दोज हु वर लॉयल टू द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर के प्रति लॉयल थे उन्हीं को ही जो था यहाँ पे ये ऑफिसेज जो थे वो ऑफर किए जाते थे। This gave them extraordinary political, economic and military powers over a vast regions of the Mughal Empire। कहता है इन सब चीज़ों के लिए उन्हें एक काफ़ी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर जो थी उनको दी जाती थी मुगल एम्पायर के अंदर में। एज द गवर्नर कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, जैसे जैसे गवर्नर ने अपना कंट्रोल जो था, अपने प्रोविंसेस के ऊपर अपना कंट्रोल जो था वो पूरी तरह से कंसोलिडेट किया। द पीरियोडिक रेमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइन, उसी तरह से जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और रेवेन्यू जो मुगल एम्पायर को भेजा जाता था, कैपिटल को भेजा जाता था, दैट वाज आल्सो डिक्लाइन, वो भी धीरे धीरे कम होता गया। पीजेंट एंड जमींदारी रेबिलियस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एडिड टू दीज प्रॉब्लम्स। कहता है जो पीजेंट्स और जमींदारी रेबिलियस, मतलब जो पीजेंट लोगों की तरफ से जो विद्रोह हुए थे, उसने इस काम को, इन प्रॉब्लम्स को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। दीज रिवोल्ट्स वर सम टाइम कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटेनिंग टैक्सेस, कई बार माउंटेनिंग टैक्सेस या टैक्सेस बढ़ा दिए जाते थे, जिस वजह से जो था ये रिवोल्ट होते रहे हैं। एट द अदर टाइम दे वर अटेम्प्ट बाय पावरफुल चीफ्टियंस टू कंसोलिडेट देयर ओवन पोजीशन, अपनी पोजीशन को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ मुखिया लोग जो थे उन्होंने भी मुगल एम्पायर के ऊपर अटैक किया, टाइमली रिवोल्ट किया। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय द रेबिलियस ग्रुप्स इन द पास्ट एज वेल आल्सो। कहता है मुगल अथॉरिटी को जो है उसके पास्ट में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम में भी, आफ्टर द डेथ हो औरंगजेब जो है मुगल एम्पायर को जो है वो कहीं से चुनौती मिलती थी, उससे पहले भी मुगल अथॉरिटी जो थी दैट वाज चैलेंज, इससे पहले भी मुगल एम्पायर को जो है वो बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती रही हैं। बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। पर अब जो ये ग्रुप थे इनके पास अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, और जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पोजीशन उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर ली थी, बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली थी कि ये पूरी तरह से मुगल एम्पायर को चुनौती दे सकते थे। द मुगल एम्परर्स आफ्टर द औरंगजेब्स वर अनेबल टू arrest the gradual shifting of the political and economical authority into the hands of the provinces governors, local chieftains and other groups। कहता है जो मुगल एम्परर्स औरंगजेब की डेथ के बाद जो भी they were unable to arrest the gradual shifting of the political and economical authority, मतलब जो पॉलिटिकल शिफ्टिंग हो रही थी, अगर हम कहीं भी राजनीतिक जो शिफ्ट था या बदलाव था, या इकोनॉमिक अथॉरिटी जो थी उन गवर्नर्स की, वो उनके हाथों में जो था उनको चेंज नहीं कर पाए, उनको बदल नहीं पाए, जिसकी वजह से जो लोकल चीफ्टियन ग्रुप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत पोजीशन में आ गए थे।